माला की नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल में सबको नए नए पकवान बनाकर खिलाती और सब बहुत खुश रहते। अरे माला, ये क्या, तू रोटी सब्जी बना रही है? माँ जी कई दिनों से रोज इतना तेल मसाला खा रहे हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सादा खाना बना लूं। क्यों? ये तेल मसाला तेरे मायके से आया है क्या? मैं तो पूरी हलवा ही खाऊंगी, समझ गई? जी ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए पूरी हलवा बना दूंगी। ठीक है, और शाम को मैं दम आलू और कचौरी खाऊंगी, उसकी भी तैयारी कर लेना। जी माँ जी। अब कुंती रोज नई नई फरमाइशें करने लगी। सुन, कई दिन से मैंने छोले भटूरे नहीं खाए, आज शाम को खाऊंगी। पर माँ जी मैंने आज शाम का खाना जल्दी बना लिया है, वो शाम को हमें बाहर जाना है ना, इसलिए। अच्छा, खुद बाहर जाकर चाट पकोड़ी खाएगी और मेरे लिए दाल रोटी बना के रख दी है? नहीं नहीं माँ जी, बहुत ही स्वादिष्ट गोभी की सब्जी भी है। हाँ हाँ, गला ही क्यों नहीं दबा देती एक बार में मेरा? बुढ़ापे में भी मैं अपनी मर्जी का ना खा पाई तो जीने का क्या फायदा? ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं आपके लिए थोड़े से छोले भटूरे बना देती हूँ। कुंती खुश हो जाती है। अगले दिन। ये क्या है? ये एयर फ्रायर है माँ जी, इसमें खाना तलने में तेल घी का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अरे ऐसे खाने में क्या स्वाद, इससे तो अच्छा कि आदमी भूखा ही रह ले। अरे माँ जी, इससे आप बिना सेहत की परवाह किए तले हुए भोजन के स्वाद का आनंद ले सकती हैं। ऐसे खाने में क्या आनंद और क्या देवानंद। तू अपने लिए ही बना ये सब, मेरे लिए तो अच्छे घी में तल के प्याज के पकोड़े बना दे। हाँ। पर माँ जी, इस तरह रोज रोज इतना तेल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल चल, मुझे ये सब मत सिखा, और जितना कहा है उतना कर। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। मोहन, मुझे लगता है आपको माँ जी से बात करनी चाहिए। किस बारे में? हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब माँ जी ने दाल रोटी खाई हो। इतना तेल सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, वो भी इस उम्र में। अरे माँ हमेशा से ही ऐसे ही खाने की शौकीन रही है, और कल तो तुमने रोटी और गोभी की सब्जी भी बनाई थी ना? बनाई तो थी, पर माँ जी ने अपने लिए अलग से छोले भटूरे बनवाए थे। अच्छा, तो अब से तुम उनका खाना एयर फ्रायर में बनाया करो। पर वो माने तब ना, कह रही थी उसमें बने हुए खाना और भूसे में कोई फर्क नहीं है। क्या? हे भगवान, माँ को कैसे समझाऊं कि ऐसा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है? कुछ सोचना तो पड़ेगा। अगले दिन कुंती शाम को 6 के बजाय 8 बजे सोकर उठती है। सामने मोहन, उसका डॉक्टर दोस्त राम और माला खड़े हैं। क्या हुआ? मैं अब उठ रही हूँ। और राम बेटा, तुम कैसे हो? बैठो बैठो। मैं तो ठीक हूँ आंटी, पर आप बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ माँ, तुम सोकर नहीं उठी हो, तुम सोते सोते ही बेहोश हो गई थी। माला ने झटपट मुझे फोन किया और मैंने राम को बुलाया। क्या? मैं तो अच्छी भली कढ़ाई पनीर और कुलचा खा के सोई थी। मुझे क्या हुआ है? आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है आंटी जी, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। हाय हाय, शुभ शुभ बोल,
काल पोल बढ़े मेरे दुश्मनों का। अटैक आए उस कल मुही मीना को जिसने बचपन में मेरे बस्ते से काजू चुराए थे। मुझे क्या हुआ है? कालपोल नहीं, कोलेस्ट्रॉल माँ जी। ज्यादा तेल खाने से नसों में तेल जम जाता है और आपकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। अगर माला समय पर फोन ना करती तो आपकी जान भी जा सकती थी। क्या इस भरी जवानी में? तो अब मुझे क्या करना होगा? बस 2 महीने के लिए तेल घी बिल्कुल बंद। उसके बाद आपका टेस्ट करेंगे, फिर आप सीमित मात्रा में सब खा पाएंगी। 2 महीने मैं क्या खाऊंगी राम बेटा? मैं हूं ना माँ जी, आप जो कहेंगी मैं सब बनाऊंगी, बस बिना तेल का उपयोग किए। ठीक है, अब तू जो कहेगी वही होगा। इस घर में तेरा ही राज चलेगा। मुझे 2 समय का खाना तो दिया करेगी ना? अरे मेरी एक्टर माँ, ये माला नहीं डॉक्टर कह रहा है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। अच्छा बेटा राम, क्या आज रात हलवा पूरी खा लूं? कल से तो जिंदगी दुश्वार होने वाली है। ठीक है, आज रात खा लीजिए, छूट है आपको। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, मेरी जान बख्श दी। जाने कहां से ये नाशपिटा काल पौल पीछे लग गया। पर तुमने ये किया कैसे? अरे मैंने राम भैया से पूछ के माँ जी की चाय में एक नींद की गोली डाल दी थी, इसीलिए वो रोज से ज्यादा देर तक सोती रही। वाह मेरी अकलमंद बीवी। मानना पड़ेगा भाभी, आपका प्लान तो काम कर गया। अरे अपनी माँ जी को अपने हाथों बीमार कैसे हो जाने दूं? और सब हंसने लगते हैं। शिक्षा, सेहत ही असली धन है। आज सविता बेहद खुश थी, और वो खुश होती भी क्यों नहीं, आखिरकार वो अपने कॉलेज में फर्स्ट जो आई थी। सविता अपने घर आती है और खुशी से सभी को आवाज लगाती है, माँ, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, जल्दी से बाहर आओ, आज मुझे आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। सविता की आवाज सुनकर उसकी माँ नेहा, उसकी बड़ी भाभी साक्षी और छोटी भाभी किरण बाहर हॉल में आते हैं, जहाँ वो सविता को इतना खुश देखकर पूछते हैं, अरे ननद जी क्या हो गया, आप इस तरह हमें आवाज क्यों लगा रही हैं? और आज तो आप काफी खुश भी लग रही हैं, बात क्या है? भाभी, अगर आपने मेरी खुशी का कारण सुनेंगे ना तो आप भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। हाँ ननद जी, हम लोग यहाँ आपकी खुशी की वजह जानने तो आए हैं, बताइए क्या बात है? भाभी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे तो बताना किस लिए खुश है? बस खुश हूँ यही बोले जा रही है। अरे बात को गोल गोल क्यों घुमा रही है? सीधे सीधे बता क्या बात है। माँ, मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। इतने बड़े कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको पता है, मेरी पोजीशन देखकर कुछ ही दिनों में एक बड़ी कंपनी मुझे हायर करने वाली है। सविता की ये बात सुनकर घर में सभी को खुशी होती है, क्योंकि आखिरकार अब सविता भी खुद के पैरों पर खड़ी होने वाली थी। नाना जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। अब ये खुशखबरी ऐसे सूखी सूखी थोड़ी ना बांटनी अच्छी लगती है। इतना बोलकर किरण मिठाई का डिब्बा लेने किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद वो मिठाई का डिब्बा अपनी ननद के हाथ में पकड़ा देती है। सविता सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी साक्षी को मिठाई खिलाती है। ये देखकर कहीं ना कहीं किरण को बहुत बुरा लगता है। वो मन में खुद से कहती है, ये सही है, मिठाई लेकर आए कोई और मेरी ननद सबसे पहले खिलाए किसी और को। बता, इसके लिए इतने प्यार से मैं मिठाई का डिब्बा लेकर आई। मैं इसकी खुशी में इतनी खुश हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ही सबसे बाद में पूछती है। सविता जैसे ही अपनी छोटी भाभी किरण के पास आती है, वैसे ही वो उदास होकर वहां से चली जाती है। ये देखकर किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि किरण वहां से इस तरह क्यों चली गई। कोई भी किरण पर ध्यान नहीं देता और अपनी खुशी में ही मगन रहता है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सविता अपनी भाभी साक्षी को ही पूछा करती। ऐसे ही एक दिन सविता इंटरव्यू के लिए बाहर जा रही थी।
लेकिन उसके कपड़े प्रेस नहीं थे। ये देखकर सविता अपनी भाभी को ढूंढने लगती है, जहाँ किचन में किरण और साक्षी दोनों ही दिखती हैं। साक्षी भाभी, आज मुझे ना इंटरव्यू के लिए जाना है। आप पानी गर्म करके मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए ना प्लीज, क्योंकि नहाने से पहले मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ, बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे लेकिन सविता, मैं तो काम कर रही हूँ। किरण, तुम जाओ ना, सविता के लिए पानी लगा दो और उसके कपड़े प्रेस कर दो। जी दीदी, अभी जाती हूँ। नहीं भाभी, मुझे छोटी भाभी से अपने कपड़े प्रेस नहीं करवाने, मुझे आपसे ही करवाने हैं। अरे पर क्यों सविता, तुम्हें पता भी है किरण कितना अच्छा प्रेस करती है। अब जाने दो ना, इसे जिद मत करो। नहीं भाभी, रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं दीदी, आप कर दीजिए ना, खाना मैं बना लेती हूँ। वैसे भी आज ननद जी का इंटरव्यू है, तो उन्हें यहाँ से निराश होते हुए नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए आप जाइए और खाने की चिंता मत कीजिए। किरण को कहीं ना कहीं सरिता की बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप खाना बनाने लगती है। वहीं जब साक्षी सविता के साथ उसके कमरे में जाती है तो, सविता तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम उसके हाथ से प्रेस नहीं करवाओगी अपने कपड़े? तुम्हें पता भी है उसे कितना बुरा लग रहा होगा। अरे वो भी तुम्हारी भाभी है, वो भी तुम्हारा अच्छा चाहती है। मैं जानती हूँ भाभी कि छोटी भाभी मेरा अच्छा चाहती है, लेकिन मुझे उनके हाथ का काम पसंद नहीं आता, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। मेरा उनको हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं है, और वैसे भी मैं आपसे थोड़ा ज्यादा क्लोज हूँ, तो मैं सारी चीज आपसे ही बोलती हूँ। सविता, किरण बहुत अच्छी है, तुम एक बार उससे घुलने मिलने की कोशिश तो करो। एक बार तुम उससे घुल मिल गई ना, तो मेरा यकीन मानो तुम उसी के आगे पीछे फिरोगी फिर। साक्षी की बात का सविता कोई जवाब नहीं देती और अपनी भाभी की बात काट कर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद साक्षी किरण के पास आती है और उसको खाना बनाता देख कहती है, किरण, तुम सविता की बात का बुरा मत मानना। तुम जानती हो ना, इतनी बड़ी होने के बाद भी उसके अंदर अब भी बचपना है। कोई बात नहीं दीदी, मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, और वैसे भी वो इस घर की सबसे छोटी है ना, इसलिए उसके नखरे तो होंगे ही। उसके नखरे आप ही उठाती हैं, इसलिए वो आपके पास ही आती है। कोई बात नहीं, ऐसा हर घर में चलता रहता है। चलिए सभी को खाने की टेबल पर बुला लीजिए, खाना तैयार हो चुका है। इतना बोलकर किरण खाने को खाने की टेबल पर ले जाती है, लेकिन किरण का उतरा हुआ चेहरा देखकर साक्षी समझ जाती है कि उसे सविता की बात का बहुत ही बुरा लगा है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ सविता अपनी बड़ी भाभी को ही अपना सारा काम देती और उससे ही ज्यादातर बातें करती। ये देखकर किरण को और ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन सविता अपनी बड़ी भाभी के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। तभी वहां किरण उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और वहीं बैठ जाती है। क्या बात है, आज दोनों ननद भाभी कुछ ज्यादा ही हंसी ठिठोली कर रही हो। हाँ भाभी, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, और छुट्टी के टाइम ननद भाभी मजाक ना करे तो और क्या करे, आखिरकार ननद भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है। बिल्कुल सही बोल रही हो सविता। और वैसे भी किरण, तुम्हें पता है, सविता बोल रही है कि अब उसकी उम्र हो गई है, उसकी शादी वादी कर देनी चाहिए। क्या भाभी, कैसी बात कर रही हो आप? क्यों छेड़ रही हो मुझे? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ, मैंने ये बात बोली कि मेरा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए लेकिन शादी अभी नहीं। अभी शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। वैसे भी मैं खुद बच्ची हूँ, तो शादी करके घर क्या संभालूंगी। अच्छा, तो अब तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए? चलो, मैं तुम्हारी किसी से बातचीत करवाती हूँ। वैसे भी मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लड़के हैं। किरण, बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम न जाने कितने लड़कों से बात करती हो। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती रहती हो। दीदी, मैं लड़कों से बात नहीं करती, बल्कि मेरे भाई इतने सारे हैं कि क्या बता। वैसे भी हमारी ननद है इतनी सुंदर कि उसे देखकर हर लड़की का मन मचल जाता है। किरण की ये बात सविता के मन में घर कर जाती है। वो उस समय तो किरण से कुछ नहीं बोलती, लेकिन शाम को वो अपनी छोटी भाभी किरण के पास जाती है। किरण भाभी, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? सविता किरण के कमरे में काफी टाइम बाद आती है और अपनी ननद को अपने कमरे में देखकर किरण बेहद खुश होती है। अरे सविता, तुम बाहर दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, मेरे साथ बैठो। भाभी, वैसे ना मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? भाभी, वो आज जो हंसी मजाक में आप बाहर बोल रही थी ना, मैं उसी बारे में बात करने आई हूँ। मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, पर मेरा मानना है कि मेरी उम्र हो चुकी है और अब तक मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी एज की हर एक लड़की की बॉयफ्रेंड है। मेरा नाम वैसे भी बहुत शरीफों में गिना जाता है। अगर मैं अपनी सहेलियों को कहूँगी तो वो भी ना मेरा मजाक बनाएगी। अरे सविता, बात क्या है? तुम बातों को रोटी की तरह गोल गोल क्यों घुमा रही हो? बिना हिचकिचाहट के साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? भाभी प्लीज, आप मुझे गलत मत समझना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप ही हो जो मुझे समझ सकती हो, क्योंकि
बड़ी भाभी को मैंने भले ही हंसी मजाक में कहा था, लेकिन वो बात मैंने सच कही थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, एक बॉयफ्रेंड चाहती हूँ। बस इतनी सी बात करने के लिए तुम मुझसे इतना घबरा रही थी। अरे तुम भले मेरे साथ टाइम स्पेंड ना करती हो, लेकिन मैं हूं तो तुम्हारी भाभी ही। अब मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा बताओ। और रही बॉयफ्रेंड की बात, तो मेरा एक भाई तुम्हारे पीछे पागल है। वो तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखेगा, रानी। फिलहाल तुम बातचीत करो, और अगर तुम्हारा फ्यूचर का कुछ होता है तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं हूं ना तुम दोनों की शादी करवाने वाली। इतना बोलकर किरण अपने भाई मोहित को अपने घर बुलाती है और मोहित की मुलाकात सविता से होती है। मोहित की पर्सनालिटी देखकर सविता को भी अब मोहित पसंद आ जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ मोहित और सविता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। सविता अब मोहित से बेइंतहा प्यार करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन सविता मोहित से मिलने जाती है, पर तभी मोहित की बहन यानी कि सविता की छोटी भाभी का कॉल मोहित के फोन पर आ जाता है। मोहित, मुझे कुछ दिन के लिए तो अपने पास ले चल, मुझे घर आना है। लेकिन दीदी हुआ क्या? अब रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ बोला है क्या? नहीं मोहित, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं इस घर से बहुत थक गई हूँ। मुझे रेस्ट चाहिए। मेरी जिठानी घर के कामों में मेरी जरा भी मदद नहीं करवाती। प्लीज मोहित, मुझे कुछ दिन का रेस्ट चाहिए, मुझे ले जा। हाँ दीदी ठीक है, लेकिन अभी मैं बाहर आया हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ और इस प्रॉब्लम का हल निकालता हूँ। मोहित इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। वहीं मोहित के पास बैठी सविता मोहित से कहती है, मोहित क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सविता की बात सुनकर मोहित उसे सब कुछ बता देता है। तुम सही कह रहे हो, बड़ी भाभी से ज्यादा छोटी भाभी काम करती है घर में। ऐसे तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है और भाभी को अपने घर ले जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं बड़ी भाभी से बात करूंगी, वो छोटी भाभी की हेल्प जरूर करेंगी। बड़ी भाभी वैसे बहुत अच्छी है। थैंक यू सविता, तुमने तो मेरी परेशानी चुटकियों में हल कर दी। सविता मोहित से मिलने के बाद अपने घर जाती है और सीधा अपनी बड़ी भाभी साक्षी के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ सविता, तुम इस तरह चुपचाप आकर क्यों बैठ गई? भाभी, मैं आपसे कह रही थी कि छोटी भाभी घर में कितना काम करती है ना, वो जरा भी रेस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती। पर भाभी, हमें नहीं लगता हमें छोटी भाभी की थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए? मतलब जैसे वो सुबह का खाना बना रही है तो शाम का खाना आप बना लो। तुम सही कह रही हो सविता, मुझे किरण की हेल्प करनी चाहिए। सविता अपनी भाभी को बड़े ही प्यार से मना लेती है और इस तरह अब साक्षी अपनी देवरानी की मदद करती है। ये देखकर किरण को भी काफी अच्छा लगता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ किरण जानबूझकर अपने भाई मोहित को तभी फोन करती जब सविता उससे मिलने जाती। इस तरह सविता को किरण की परेशानी भी पता चल जाती और वो इनडायरेक्टली अपनी भाभी की मदद भी कर देती। ऐसे ही एक बार मोहित किरण के घर आता है, जहाँ सविता उसके लिए चाय लेकर आती है। सविता और मोहित आपस में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी किरण उनके पास आती है। अरे वाह, मेरी ननद जी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब वो घर को पूरी तरह संभालने के लिए तैयार है। क्यों ननद जी, करवा दे आपकी शादी मोहित से? भाभी जरा धीरे बोलो ना, अगर माँ ने बात सुन ली ना तो वो मोहित को पता नहीं पर मेरी शादी कहीं और जरूर करवा देगी। और मैं ना मोहित से ही शादी करना चाहती हूँ, इसलिए अभी आप चुप रहो। ठीक है पापा। वैसे मोहित, मम्मी पापा कैसे, सब ठीक है ना माँ? हाँ दीदी सब ठीक है, पर मुझे ये बताओ तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? तुम्हें अंकल आंटी खाना पीना नहीं देते क्या सही से? नहीं मोहित, ऐसी बात नहीं है। माँ जी और बाबूजी तो मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन तेरे जीजा है ना, वो मेरा ख्याल नहीं रखते। कभी कभी तो मन करता है कि अलग हो जाओ इस घर से। अब बड़े भैया को देख लो, वो दीदी को हर एक चीज का हिसाब देते हैं, लेकिन एक तुम्हारे जीजा है, अगर उनसे मैं 10 रुपया भी मांग लूँ ना तो आफत आन पड़ती है उनके ऊपर। भाभी, अगर ऐसा है तो आपने आज तक हमें बताया क्यों नहीं? अरे क्या बताती ननद जी, ये पति पत्नी का मामला है। अगर इसमें परिवार वाले पड़े तो क्या हमारा रिश्ता टिक पाएगा? और वैसे भी अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो फैमिली इनका ही सपोर्ट लेती, ना कि मेरा, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं ना, इसलिए। सविता को किरण की ये बात खटक जाती है। ये सुनकर सविता उस समय तो कुछ नहीं बोलती और किसी बहाने से वहां से चली जाती है। सविता अब अपनी बड़ी भाभी के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है कि किस तरह किरण ने उसकी और मोहित की बात कराई, और आए दिन जब भी सविता मोहित से मिलने जाती तब किरण मोहित को फोन करके कुछ न कुछ बोलती और वही बात वो जाकर साक्षी को बोल देती। ये सब जानने के बाद साक्षी हैरान हो जाती है
क्या इस घर में इतना कुछ चल रहा था और इन सब के बारे में मुझे अब पता चल रहा है? सविता, तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तुम मोहित से प्यार करती हो, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुमने मुझे सारी बात बतानी जरूरी नहीं समझी? तुम वैसा करती गई जैसा तुम्हें ठीक लगा। अब देखो बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मुझसे गलती हो गई कि मैं छोटी भाभी का पक्ष लेने लगी, लेकिन मैं इस बात को इनकार भी नहीं कर सकती कि मैं मोहित से बहुत प्यार करती हूँ। सविता, तुम तो मोहित से प्यार करती हो, लेकिन क्या मोहित तुमसे प्यार करता है? हाँ भाभी, मोहित भी मुझसे प्यार करता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं अभी आपकी मोहित से बात करवा देती हूँ। वो नीचे ही भाभी से मिलने आया है। ठीक है, मोहित को मेरे कमरे में लेकर आओ, मैं वेट कर रही हूँ। जाओ, मोहित को लेकर आओ। सविता अपनी भाभी की बात सुनकर मोहित को अपनी भाभी के पास ले आती है। मोहित, तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। क्योंकि तुम्हारी बहन इस घर की बहू है, इसलिए हमें तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मेरी ननद तुमसे बेइंतहा प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है, लेकिन क्या तुम इससे शादी करोगे? भाभी, मैं तो कब से इस मौके की तलाश कर रहा था कि कब मुझे इस घर में सविता के काबिल समझा जाएगा। और देखो, आज आपने मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया जिस सवाल का जवाब मैं हमेशा से ही खुशी में हाँ में ही दूंगा। भाभी, मैं सविता को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं सविता को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं खुद ना खाकर उसका पेट भरूंगा। मैं कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और मैं उससे उतना ही प्यार करता रहूंगा जितना आप लोग करते हैं। जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी बहन के मन में इतना जहर क्यों है? क्या मतलब? मोहित के सवाल का जवाब साक्षी देती है। अपनी बहन के बारे में ये सब जानने के बाद मोहित को एक गहरा धक्का लगता है, क्योंकि उसने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बहन सविता को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगी। भाभी, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि दीदी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सविता को कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैंने सविता को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर किरण ने ऐसा किया क्यों। इस सवाल का जवाब तो अब दीदी ही देगी। इसके बाद मोहित अपनी बहन के पास जाता है। दीदी, आपने मेरे और सविता के साथ ऐसा क्यों किया? अरे मैंने क्या किया मोहित? भला तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो? भाभी, आपने पाप नहीं महापाप किया है। आप मुझे मोहरा बना रही थी, वो भी इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए। आखिर क्यों क्यों आपने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया? हाँ, मैंने किया। मैंने आपकी मासूमियत का कोई फायदा नहीं उठाया ननद जी, और ना ही आपके लिए कभी गलत सोचा है। अरे आपके लिए गलत सोचती तो मैं आपकी बातचीत अपने भाई से नहीं करवाती, बल्कि ऐसे ही किसी अरे गहरे लड़के से करवा देती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। इसीलिए मैंने तुम दोनों की बातचीत करवाई। और हाँ, मैंने तुम्हें मोहरा बनाया क्योंकि इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। मेरा होना ना होना एग्जिस्ट नहीं करता। अरे मैं भी इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे कोई पूछता ही नहीं था। अपनी वैल्यू बनाने के लिए मुझे कुछ तो करना था ना। हाँ, मेरा तरीका गलत था, लेकिन ननद जी, मैंने आपके लिए कभी गलत नहीं सोचा। हर कोई मुझे इग्नोर करता था, घर का हर एक इंसान, यहाँ तक कि तुम्हारे भैया भी मुझे कुछ नहीं समझते। क्यों? आखिर ऐसी भी क्या कमी है मुझ में? किरण की बात सुनकर अब सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किरण की बातें बिल्कुल सही थी। किरण को इस तरह रोता देख साक्षी उसके पास आती है और उसे चुप करवाती है, और उसको एक वादा देती है कि आज के बाद वो कभी इस घर में अकेला फील नहीं करेगी। और बदले में किरण भी उसको वादा देती है कि वो भी आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे किसी को दुख पहुंचे। और इस तरह एक बार फिर सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। लूट लो रास्ते का माल सस्ते में। आइए आइए, रसोई का सामान पानी के भाव में पाइए। सुबह सुबह विनीता की बहू सड़क पर रसोई का सामान क्यों नीलाम कर रही है? क्या बात हो गई? कहीं इन लोगों का दिवाला तो नहीं पिट गया? पीटना ही था। आजकल किसी का दिन बदलते देर लगती है क्या सुषमा भाभी? मुझे तो पहले ये विनीता फूटे आंख नहीं सुहाती थी। अच्छा ही हुआ इसका दिवाला पिट गया, बड़ा दिखाती थी। तो रहने ही दे बेटा, तुझे तो आदत है दूसरों के दुख में खुश होने की। पहले पता तो करे बात क्या है। मैंने तो बस अनुमान लगाया है कि दिवाला पिट गया। कुछ और बात भी तो हो सकती है। शायद इसकी बहू इसके बेटे को तलाक दे रही है। सवेरे सवेरे जब घर की बहू घर की रसोई के सामानों की नीलामी करने मोहल्ले में खड़ी हो जाए तो लोग तो बातें बनाएंगे ही, जितना मुंह उतनी बातें। पर अचानक शनाया ऐसा क्यों कर रही थी, आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है मीरा धाम सोसाइटी से,
जहां क्षितिज लव मैरिज कर शनाया को पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आया था। घर वालों को बिना बताए अगर बेटा बहू ले आए तो कानाफूसी तो होनी ही थी। शनाया चुपचाप से अपने पति के कमरे में बैठी हुई थी, पर बाहर हो रही सारी बातें उसके कानों तक आ रही थी। ये किस लड़की को उठा लाया तू बेटा? ये आज के जमाने की लड़की कैसे टिकेगी हमारे यहाँ? 2 दिन में भागती दिखेगी। ऐसा आपको लग रहा है मम्मी, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। शनाया एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की है, बहुत अच्छे परिवार में पड़ी बली हुई है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तू तो लड़की उठाकर ले आया, पर इससे मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? क्या सोचेंगे वो कि मामा लड़की भगाकर लाता है? बड़ा होकर मेरा करण भी फिर यही काम करेगा। अरे भगा कर नहीं लाया हूँ मैं, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, और अगर आप लोगों को शादी करवानी है तो आप अच्छी तरह हमारी शादी करवा दीजिए, बस हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। सोचा था बच्चों के एग्जाम पूरे हो गए हैं, अब मायके जाकर आराम करूंगी, और यहाँ तो तू अलग ही कलेश ले आया। मुझे तो लगता है मुझे इस घर को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। बाप रे बाप, यहाँ तो न जाने क्या कुछ हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, तो इस घर में ही रह। कम से कम तू यहाँ रहेगी तो बहू कंट्रोल में तो रहेगी। कुछ देर तो शनाया सारी बातें चुपचाप सुनती जाती है, पर उसके बाद खुलता है कमरे का दरवाजा। आप में से किसी को कुछ कहना है तो आप मेरे सामने कह सकते हैं। अब मैं क्या कर रही थी बेटा, अब तू आ ही गई है तो कल से रसोई भी संभाल ले, और 1 हफ्ते के अंदर एक अच्छा मुहूर्त देखकर हम सभी समाज वालों के सामने तुम लोगों की रीति रिवाज के साथ शादी भी कर देंगे। और कुछ इस तरह होता है शनाया का अपने ससुराल में स्वागत। अगले दिन से ही शनाया एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ पहले दिन से ही, वो भी किसी की मदद के बिना। और आज के जमाने में ऐसी बहू अगर आ जाए तो लोगों की सोच बदलते देर कहाँ लगती है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही बिंदिया पूरे समाज के सामने अपने बेटे बहू की शादी करवा देती है। ऐसी बहू कहाँ मिलेगी आज ढूंढने से भी? उठना तक नहीं पड़ता मुझे बिस्तर से, सब कुछ खुद ब खुद कर लेती है। तो मेरी बहू कौन सा मुझसे काम करवाती है? अरे पर मैंने तो सुना है तेरी बहू की ये दूसरी शादी है, हैं? पहली शादी में सारा काम सीख कर आई होगी ना उसके बाद क्यों ही तकलीफ देगी तुझे? मेरी बहू तो बड़े घर की है, कभी बर्तन छुआ तक नहीं था। शादी से पहले बर्तन नहीं छुआ, फिर भी आते ही सारा काम संभाल लिया। अरे मैं तो बड़ी खुश हूँ मेरी बहू से। अभी बहू सामने बैठी है ना, इसलिए तारीफ कर रही हो। कुछ दिन के बाद तुम खुद ही कहोगी, कहाँ मेरे बेटे की मती मारी गई थी जो ऐसी लड़की पसंद की उसने। बाकियों का पता नहीं, पर मेरे घर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शनाया जितना ही किचन का काम संभालती जा रही थी, उसके ससुराल वाले उतना ही किचन की केयर करना छोड़ते जा रहे थे। एक रोज जब काम वाली कमला पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी, हल तो कर दिया है माँ जी, अब रसोई साफ कर देती हूँ। तुझे घर साफ करने के लिए रखा है या रसोई साफ करने के लिए? हाँ, बहू देख रही है ना रसोई, कोई जरूरत नहीं है रसोई साफ करने की। बढ़िया ही, अभी 2 ही बजे हैं, तेरी छुट्टी का समय 4 बजे होता है। 2 घंटे है ना तेरे पास। एक काम कर, सभी के कमरों की रजाइयां निकाल और सबको वापस से छज्जे पर चढ़ाना शुरू कर दे। अभी 2 महीने पहले आपने छज्जे पर पुराने चप्पल जूते रखवा दिए थे माँ जी, अब कौन से छज्जे पर रखूं मैं ये कंबल? बता, इतना सारा काम रहता है कि मैं तो ये भूल ही गई थी। अच्छा एक काम कर, जाकर रसोई के छज्जे पर सारे कंबल और रजाइयों को चढ़ा दे। रसोई में माँ जी? एक बार मैं सुनाई नहीं देता क्या? बैरी है कि फिर अभी से बहू की सखी बनी चली है? जब किचन में शनाया काम कर रही होती है, कमला कुर्सी लगाकर ऊपर के ड्रॉर्स को खोलती है और वहां रखे सारे सामान को निकालकर वहां घर के कंबल और रजाइयों को रख देती है। ये क्या कर रही है कमला तू? किचन में कोई कपड़े रखता है क्या? इस मामले में हमसे कुछ मत बोलिए भाभी, माँ जी ने जो बोला हमने वही किया। अरे वो तो मैं उनसे बात करूंगी ही, पर पिछले 1 हफ्ते से किचन में झाड़ू पोछा नहीं लग रहा है, तो फिर किस बात के पैसे लेती है तू? माँ जी ने बोला जितना देर तो रसोई साफ करने में लगाती है उतने देर में 10 और काम कर लेगी। अरे ये क्या बात हुई भला? मैं अभी जाकर मम्मी जी से बात करती हूँ। शनाया हॉल में आती है और सभी के सामने कहती है, आपने कमला को किचन का काम करने से मना क्यों किया मम्मी जी? मैं अकेले किचन का सारा काम कैसे करूँ? और ये किचन है, कोई कबाड़ खाना नहीं है जो अब उसमें घर के कपड़े भी रहेंगे। तभी अपनी भाभी की बात काटती हुई सीमा कहती है, जिन रजाइयों को तुम कबाड़ कर रही हो ना, उन रजाइयों को तुम्हारा पति भी ओढ़ता है। आए महीना भर नहीं हुआ और जबान चालू हो गई। देख रही हो ना मम्मी, और सपोर्ट करो प्रेम विवाह को।
अभी से घर के सामान को कबाड़ कह रही है, आगे कहीं हम लोगों को ही कबाड़ ना कह दे। सुनवा दिया ना बहू तूने मुझे। सभी कह रहे थे मत मान अपने बेटे की जिद और वापस भेज दे इस लड़की को। सबसे लड़कर तेरा सपोर्ट किया मैंने और तू। पर और तभी क्षितिज वहां आता है और अपनी माँ को रोता हुआ देखता है। क्या बात हो गई मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? अपने ही घर पर मम्मी को उनकी मर्जी का करने को नहीं मिलेगा तो रोएगी ही ना भाई। अपनी किस्मत को रो रही है बेचारी। और मम्मी से क्या पूछ रहा है? अगर पूछना है तो अपनी शनाया से पूछ। ये सब क्या है शनाया? प्यार अपनी जगह है। मैंने किसी की परवाह ना कर तुमसे शादी की और उसके बाद ये। मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। मुझे बस यही कहना है, बाकी तुम देख लो। और इसके बाद शनाया कहती भी तो क्या, पर ये बात यहाँ नहीं रुकती। अब धीरे धीरे घर का रसोई बनता जाता है स्टोर रूम, जिसे देखो अपने सामान को किचन में ही रखने ले आया करता। ऐसे ही एक दिन जब शनाया किचन में पूरियां बना रही थी, तभी सीमा अपने बेटे का स्टडी टेबल लेकर वहां आती है। आप गलती से किचन में आ गई है, ये चिंटू का कमरा नहीं है। मुझे पता है, मैं किचन में ही आई हूँ। चिंटू की छुट्टियां हो गई है तो आज का स्टडी टेबल किसी काम नहीं आता। बेकार में ये कमरे का स्पेस ले रहा है। अब इसे यूं ही फेंक तो नहीं सकती, इसलिए यहाँ ले आई। ये जगह ठीक है, यहीं रख देती हूँ मैं। अरे पर किचन में स्टडी टेबल कौन रखता है? ऑलरेडी किचन कितना गंदा हुआ पड़ा है। हमारे घर पर तो हम शुरू से ऐसा ही करते हैं। तुम नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें ये सब करने की आदत नहीं है। आदत डाल लो शनाया। तभी सीमा के पीछे पीछे चिंटू किचन में आता है। मम्मी, वो पुराने बुक्स लेने के लिए पेपर वाला नहीं आया, तो पुराने बुक्स भी किचन में रख दूं? ऐसे भी कमरे में न्यू बुक्स रखने के लिए स्पेस भी तो बन जाएगा। अरे पर यहाँ जगह कहाँ है? ये देख बेटा, यहाँ सिलेंडर के पीछे जरा जगह दिख रही है, इसी के पीछे पुराने बुक्स रख दे। और जब वो पेपर वाला किताबें लेने आएगा ना तो यहीं से निकाल कर दे देंगे। और अपने बेटे का पुराना सामान किचन में रखकर सीमा बाहर चली जाती है। अब कुछ कह दूंगी तो सब रोने को तैयार हो जाएंगे। हद हो गई, किचन का बेड़ा गर्क कर रखा है सभी ने। उसी शाम अनुराग एक कारपेंटर को लेकर अपने घर आता है। अब भैया ये देखिए कमरा, इस सिंगल बेड को हटाकर यहाँ एक किंग साइज डबल बेड लगवानी है। लग जाएगा, लग जाएगा। मैं अभी अपने आदमियों को लेकर आता हूँ और हम बनाना शुरू कर देते हैं। पर आपको ना ये अपना बिस्तर हटवाना पड़ेगा। अरे ये तो तुरंत हट जाएगा। अब जरा हाथ लगाइए, इस बिस्तर को कमरे से निकाल देता हूँ। अरे पर इस बिस्तर को रखेगा कहाँ तू? बाहर हॉल में तो पहले ही सोफा सेट लगा हुआ है। इस बिस्तर को भी वहां रख देगा तो दिखने में हॉल भद्दा नहीं लगेगा क्या? तो अब क्या करूं? जिंदगी भर ये सिंगल बेड ही रखूं अपने कमरे में? फिर मेरी वाइफ आएगी तो वहां कहाँ सोएगी मम्मी? सब कुछ पहले से देख कर रखना पड़ता है। लड़की वाले यही सब तो नोटिस करते हैं। अरे तो एक काम कर, अपने बिस्तर को खड़ा करके किचन में किनारे में रख दे। हाँ ये ठीक रहेगा। रसोई में कपड़े तो आ ही गए थे, टेबल भी आ गया। बस एक बिस्तर की कमी थी जो अनुराग ने पूरी कर दी। और इस तरह घर के सभी लोग किचन में ही अपना फालतू सामान रखते जा रहे थे। अब बस एक ही कसर बाकी रह गई थी, किचन का बाथरूम बनने की, जो कि आज सीमा पूरी करने वाली थी। अपने बेटे के साथ हाथ में एक बाल्टी लेकर सीमा किचन में आती है। अभी बाल्टी भी किचन में रखनी है? अब मेरे सर पर ही रख दीजिए ना। अरे नहीं, पानी से भरी बाल्टी में तेरे सर पर क्यों रख दूंगी? तुम जरा एक बार बाहर आ जाओ, मैं चिंटू को नहला दूं। वो क्या है ना, बाथरूम में अनुराग गया है और इसे ड्राइंग क्लास जाना है। तुम जानती हो ना इसके नखरे, बिना नहाए ये क्लास जाएगा नहीं। क्या? अरे ये किचन है, किचन, कोई बाथरूम नहीं है जो आप चिंटू को यहाँ नहलाने ले आई। पहले तो ले देकर पूरे घर में एक हॉल ही था, वही हमारा किचन था, वही हमारा बेडरूम। पर कभी किसी ने बीच में टांग नहीं अड़ाई। और तुम इतने ड्रामे कर रही हो। अरे सदियों से लोग किचन में नहाते आ रहे हैं और चिंटू तो बच्चा है। अब देखो, बातों में ना टाइम वेस्ट मत करो, बाहर जाओ, चलो जल्दी, मैं चिंटू को नहला दूं। इस बार पानी सर से ऊपर चला जाता है और सनाया इस मसले का हल निकालने की ठान ही लेती है। अगली सुबह किचन का सारा सामान लेकर घर के बाहर लगा देती है बाजार किचन के सामानों का। लूट लो, रास्ते का माल सस्ते में, आइए, रसोई का सामान पानी के भाव पाइए। ये विक्रांत की बहू को क्या हो गया? सवेरे सवेरे अपनी रसोई का सामान बेच रही है। अभी विक्रांत को कॉल करके बताता हूँ उसके पीछे उसके घर में क्या क्या हो रहा है। और विनोद सनाया के ससुर को कॉल कर ही रहा था कि उसे बाजार में ही अपने घर को वापस लौटता हुआ विक्रांत मिल जाता है। और उसे देखते ही पहली बात विनोद यही बताता है कि उसकी बहू रसोई का सारा सामान बेच रही है। ऐसे क्या बात हो गई विक्रांत? तूने मुझे बताया भी नहीं।
रसोई तक का सामान बेचना पड़ रहा है तुम लोगों को। अरे कुछ पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। ये क्या मजाक कर रहा है तू? मैं तो आज 2 महीने बाद काम से घर लौट रहा हूँ। वैसे कौन बेच रहा है रसोई का सामान? मतलब तुझे पता ही नहीं कि तेरी बहू टू लेट का बोर्ड लगाकर तेरे घर की रसोई का सारा सामान सड़क पर नीलाम कर रही है, वो भी हर एक माल 20 रुपए में। ये सुनते ही विक्रांत उल्टे पांव अपने घर भागता है, जहाँ वो देखता है कि मोहल्ले की औरतें उसकी बहू को रसोई का सामान बेचते हुए देखकर बातें बना रही है। सुबह सुबह विनीता की बहू सड़क पर रसोई का सामान क्यों नीलाम कर रही है? क्या बात हो गई? कहीं उन लोगों का दिवाला तो नहीं पिट गया? पीटना ही था। आजकल किसी का दिन बदलते देर लगती है क्या सुषमा भाभी? मुझे तो पहले ये विनीता फूटे आंख नहीं स्वाती थी, अच्छा ही हुआ उसका दिवाला पिट गया। बड़ा दिखाती थी। अरे तू तो रहने ही दी बेटा, तुझे तो आदत है दूसरों के दुख में खुश होने की। पहले पता तो करे बात क्या है। मैंने तो बस अनुमान लगाया है कि दिवाला पिट गया होगा। कुछ और बात भी तो हो सकती है। शायद इसकी बहू इसके बेटे को तलाक दे रही है। ये बेफिजुल की बातें मत कीजिए, कोई तलाक नहीं हो रहा मेरे बेटे बहू का। और ये सब तो क्या कर रही है शनाया बहू? अंदर चल। विक्रांत अपनी बहू को घर के अंदर ले जाता है। मतलब 4 दिन के लिए आदमी काम के सिलसिले में बाहर भी नहीं जा सकता? तुम्हारे भरोसे बहू को यहाँ छोड़ कर गया था बिंदिया, और ये सब क्या हो रहा है? बहू क्यों बाहर घर का सामान नीलाम करने पर मजबूर हो गई? अब किचन का सामान बाहर ना बेचूं मैं तो और क्या करूं पापा जी? इस घर का किचन रह ही कहाँ गया है? जिसे देखो सारा कबाड़ किचन में लाकर रख देता है। रोटी तक बनाने की जगह नहीं बची। अब अपने माथे पर चूल्हे को रख लूं क्या मैं? रसोई में ही लोग नहा रहे हैं, रसोई में ही बिस्तर लगा रखा है, रसोई में ही वॉशिंग मशीन रख दी है, तो चूल्हा चिमटा चकला बेलन कहाँ जाए? और इसके बाद अगर किसी को जरा सा कुछ भी कह दूं तो सब आंसू बहाने लगते हैं। दीदी का तो एक ही तकिया कलाम है, सदियों से हमारे घर में यही होता आया है तो आगे भी यही होगा। अरे भाई, प्रॉपरली शादी हुई थी ना मेरी, कोई भाग कर तो नहीं आई थी मैं इस घर में, पर किसी को मेरी सुननी नहीं है। हर क्षितिज को तो मैं कहूँ क्या, शादी की बात तो ये मुझे भूल ही गए, इसीलिए सभी को सबक सिखाने मैंने ये फैसला किया। ये सुनते ही विक्रांत घर से बाहर जाने लगता है। लो, कर लिया ना पापा को अपसेट? तुझसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो घर आए हैं। भेज दिया ना पापा को घर से बाहर। अब क्या चाहती है तू? चल बहू बाहर, साथ में नीलामी करते हैं। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? सही कह रहा हूँ बेटा। वहाँ दामाद जी मुझे 75 कॉल करके कहते थे, सीमा घर नहीं आ रही, मेरे मम्मी पापा भूखे बैठे हैं, अपने सास ससुर को भूखा छोड़कर तू यहाँ बैठी हुई है और ज्ञान दे रही है मेरी बहू को, जो अपना पूरा दिन रसोई में बिताती है। इसलिए इस मामले में तू तो कुछ बोल ही मत बेटा। पहले एक अच्छी बहू बन जा, उसके बाद मेरी बहू में कमियां निकालना। और बेटा तू इसलिए अपनी बीवी को यहाँ लाया था? अरे क्षितिज, जब तू उसके लिए स्टैंड ही नहीं ले सकता तो उससे शादी क्यों की? और बिंदिया जी आप और अनुराग, तुम क्या तुम बर्दाश्त करते? तुम्हारी पत्नी के साथ अगर वही होता जो तुम्हारी भाभी के साथ हो रहा है वो। आई एम सॉरी भाभी, मैंने तो ये रियलाइज ही नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कमला को रसोई में झाड़ू पोछा करने से मना कर दिया था। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अब पछतावा करने से क्या होगा मम्मी जी? बात तो तब बनेगी जब या तो हम घर पर एक अलग स्टोर रूम बना ले, या जिस सामान की जरूरत नहीं है उसे पहले ही कबाड़ी वाले को दे दे और रसोई को रसोई की तरह रखे। क्योंकि रसोई साफ है और शरीर में अन्न है, तभी स्वस्थ मन है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी तूने बहू। हमें रसोई साफ सुथरी रखनी चाहिए। पता नहीं मेरी मति कहाँ मारी गई थी। खैर अब सब कुछ भूल जा, मैं कल ही छत पर स्टोर रूम बनवाने का काम शुरू कर देती हूँ। अपने ससुराल में शनाया को ससुर जी का साथ मिल जाता है। विक्रांत की मदद से शनाया की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और सभी को उनकी गलती का एहसास हो जाता है। इस दिन के बाद कोई भी गलती से किचन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता और पूरी तरह किचन की मालकिन शनाया को बना दिया जाता है और शनाया का ससुराल खुशहाल हो जाता है।